पार्टिसिपेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है। और मुझे उम्मीद है कि लेक्चर 22 और 23 जो है वो सब लोगों को मिल चुका होगा। If anybody has not received those lectures, he may contact our coordinator sitting in Islamabad, Mr. Fazullah. फजलुल्लाह साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है सर। ओके 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 ओके, फजलुल्लाह साहब। अच्छा, participants, today I would like to share with you people that we have started another aspect of our lectures by solving the previous question papers. In our previous lecture, we discussed the paper, the current paper जो है हमारा समर 2023 का। तो वो कुछ आधे सवालात जो हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिए थे। देन हमारा टाइम खत्म हो गया था। रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो अभी मैं आपके साथ पहले वो पोर्शन कंप्लीट करता हूं और देन फिर हम बाकी वाला पोर्शन लेक्चर 25 जो है उसको हम पिकअप करेंगे। तो इस एंगल से आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेके बैठें। कॉपी और पेंसिल लेके बैठें ताकि मैं आपको वो सवालात जो पेपर में आए हैं उनको मैं जब उसका सलूशन आपके साथ डिस्कस करूं तो वो चीज़ें जो हैं वो कुछ थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती हैं पेपर के अंदर। सिलेबस जो है वो आपको दिया जाता है कि आप इसके मुताबिक तैयारी करें, लेकिन जो आपको टॉपिक दिया जाता है वो ब्रॉड आउटलाइन में दिया जाता है कि हाउ यू विल हैव टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Each and every word that is taught to you in the class is not followed by the examiner while setting the question paper. ये चीज जरा जहन में रहे कि सिलेबस जो है वो आपको ये बताता है कि आपको एक ऐसे लिखना आएगा बस, या आपको एक स्टोरी लिखना आएगी, या आपको एक एप्लीकेशन लिखना आएगी। इससे आगे आपका सिलेबस जो है वो खामोश हो जाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विल एंड विश ऑफ द एग्जामिनर कि व्हाट ही आस्क्स यू इन द क्वेश्चन पेपर। ऐसे एक ब्रॉड एक एरिया है। ऐसे पूछना है उसने, लेटर पूछना है, नोटिफिकेशन पूछनी है, उसने क्या पूछना है, उसके अंदर जो रंग भरना है आपने, वो जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपने उसके मुताबिक जवाब देना है। जस्ट यू हैव टू फॉलो द रूल्स दैट हैव बीन टॉट टू यू ड्यूरिंग योर लेक्चर सेशंस। ये आप कहें कि वही टॉपिक जो है वो जिस अंदाज में पढ़ाया गया है उसी अंदाज में आपसे पूछा जाएगा, वो जरूरी नहीं है। एग्जामिनर की अपनी एक फिक्र है, एक उसकी अपनी एक सोच है, एक पर्सपेक्टिव है, वो उसके मुताबिक क्वेश्चन पूछता है। The absolute purpose of the examiner is entirely different from the teacher that is teaching to you people.
तो इस एंगल से कुछ क्वेश्चन बीसीआरडब्ल्यू के अंदर ऐसे आते हैं कि वो सिलेबस को टच करते हुए गुजरते हैं, लेकिन उसके अंदर जो यू विल हैव टू कलर इट, that is not exactly what you were taught during your lectures. जमील, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी बताइए। यू आर रेजिंग योर हैंड्स, जल्दी बोलिए, हमारे पास टाइम जो है वो शार्ट है। अभी पेपर सॉल्व करते करते हमें टाइम लग जाएगा। बोलिए अगर कोई क्वेश्चन है तो। जी बेटर है कि आप लोग अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, कहीं ये पूछना था कि आप कह रहे थे कि इसमें क्वेश्चन यानी एग्जामिनर का पूछने का अंदाज या वो स्टाइल या वो तरीका चेंज होगा। मतलब जो आपने मतलब पढ़ा दिया है होगा तो उसी में से, यानी टॉपिक्स जितने हमने क्लियर किए हैं अब तक जो कवर कर सके हैं होगा तो वही, यानी कि ये नहीं हो के मतलब ये चीजें हमने मतलब नहीं पढ़ी तो उसमें से जैसे कि आपसे शुरू में पूछा गया तो आपने कहा था कि जो मटेरियल्स मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरी स्लाइड्स या मेरे लेक्चर्स हैं, ये इनफ है आपको मतलब एग्जाम की तैयारी के लिए। नहीं, वो बिल्कुल, आई एम स्टिल स्टिकिंग टू दैट ओपिनियन दैट आई हैव गिवन टू यू। जी जी। इसमें एक्चुअली आपने कुछ इसमें पेपर्स क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे आपका इंग्लिश का पेपर बी होता है ना जी बॉस। कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसके अंदर ऐसे आता है, आपको स्टोरी राइटिंग आती है, आपको एप्लीकेशन लिखना आती है। ठीक है, ये तीन चीजों पर वो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जामिनर। आप इस पेपर के अंदर भी मैं आपको ये चीजें इस एंगल से मैं टच करूंगा, लेकिन कि ये वही टॉपिक जो है वो उसमें आ जाएगा, वो नहीं आएगा। यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स दैट आई हैव टॉट यू इन दी क्लास, कि आपने ऐसे लिखना है तो इस तरीके से लिखना है। मसलन आपको कोई नोटिफिकेशन लिखना आ जाता है, इस पेपर जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके अंदर एक एप्लीकेशन आपको लिखने के लिए एग्जामिनर कह देता है। तो यू विल हैव टू फॉलो द पैटर्न दैट आई विल शो विद यू पीपल, लेकिन वो एप्लीकेशन किस बारे में पूछेगा, आई कॉन्ट से एनीथिंग अबाउट इट। ठीक हो गया। आज तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं इस पेपर के अंदर जिनकी जब मैं आपके साथ सोल्यूशन डिस्कस करूंगा तो यू विल रियलाइज कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन एफर्ट, हाउ स्किलफुल यू आर इन राइटिंग करेक्ट इंग्लिश। मैंने आपको उसका पैटर्न बताना है कि किस तरीके से उसके अंदर जो रंग भरना है वो आपने भरना है। उसके बारे में मैं आपसे ये बातें कर सकता हूं कि उसके अंदर आपने लिखना क्या है, लिखेंगे किस अंदाज से। मसलन whenever you are asked to write something, a piece of information about it, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी आप लिखें उसके सेंटेंसेस छोटे हों, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखें, ग्रामेटिकली करेक्ट लिखें, स्पेलिंग्स की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और उसको जो है दिए हुए पैटर्न के मुताबिक आपने जो है वो अटेम्प्ट करना है, जो मैं पैटर्न आपको दूंगा। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर ऐसे आता है, ऐसे 5 करा देगा टीचर, आपका 20 करा देगा, लेकिन एग्जामिनर पता नहीं कौन सा आपसे पूछ सकता है। मसलन इसके अंदर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा आज। एक क्वेश्चन ये है कि 5 जनवरी जो है हर साल राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ कश्मीरी पीपल मनाया जाता है।
तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पोर्टल के ऊपर आपने प्राइम मिनिस्टर का मैसेज लिखना है अबाउट दी 5 जनवरी जो है 1949 का जो रेजोल्यूशन था अक़वाम मुत्तहिदा का। ठीक हो गया। अब वो क्या पूछ सकता है, वो तो लामहदूद टॉपिक्स हैं, कहीं से ही पूछ सकता है। द पर्पस ऑफ examining the examiner is just to see that the candidates can write correct English. Can they explain their viewpoints in a clarity, in concise manner, in the rightful way? ये चीजें जो हैं मैं आपसे अर्ज करने जा रहा हूं कि इनको फॉलो करना है। उसके मोटे मोटे असूल ये हैं कि आपकी लिखाई में बड़े सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। छोटा सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस लिखेंगे तो ग्रामर की गलती हो जाएगी। करेक्शन आपकी उसके टेंसेस की जो है वो को गलत हो सकता है। कोई आपका क्या कहते हैं उसके अंदर स्पेलिंग्स मिस्टेक्स आ सकती हैं। तो लाइकवाइज देयर मे बी नंबर ऑफ मिस्टेक्स दैट यू पीपल मे कमिट ड्यूरिंग योर राइटिंग। तो उन चीजों को आपने मद्देनजर रख के इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस दैट यू मेक एट होम और यू हैव मेड इन द पास्ट थ्रू आउट योर एजुकेशन करियर। तो इस एंगल से मैं आपका जो पेपर है उसको मैं क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दिया था कि क्वेश्चन नंबर 3, ये पेपर है आपका समर 2023 का। मैंने तीसरा सवाल उस दिन मुकम्मल कर लिया था। चौथा सवाल मैंने आज फोर्थ क्वेश्चन शुरू करने लगा हूं। क्वेश्चन ये है, कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑथराइज द होल्डिंग ऑफ कैबिनेट मीटिंग्स ड्यूरिंग हिज एब्सेंस? Who may preside over the meeting and how can decisions be taken? Elaborate. 4 नंबर का सवाल है। आप यहाँ पर मैंने आज सर्कुलेट किया था आपको कि आपने 2 किताबें जो हैं जो कि गवर्नमेंट की पब्लिश्ड हैं वो मैंने सर्कुलेट किया था। रूल्स ऑफ बिजनेस 1973, इसके कोई मेरा ख्याल है 40-50 पेज होंगे और सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस के भी कोई 20-25 पेजेस होंगे। इनमें से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछता है। मैं उसे करवा तो रहा हूं लेकिन बहुत सारी चीजें उसके अंदर ऐसी रह सकती हैं जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जस्ट डाउनलोड दोज बुक्स फ्रॉम द इंटरनेट, उसका प्रिंट ले लें आप और उसको 2-4 दफा रीडिंग दे के आप उसको कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी, मैं आपको ये जो आप क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इसमें आई विल मेक ए रेफरेंस ऑफ दोज 2 बुक्स के वो आंसर कहाँ हैं। उसके साथ मैं ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन होगा कि इसका रेफरेंस आप मेरे नोट्स के अंदर फ्रॉम लेक्चर के अंदर देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका ए पार्ट जो है, कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑथराइज द होल्डिंग ऑफ कैबिनेट मीटिंग्स ड्यूरिंग हिज एब्सेंस? हु मे प्रिजाइड ओवर द मीटिंग एंड हाउ कैन डिसीजंस बी मेड? अब आ जाएं इसमें। रूल्स ऑफ बिजनेस की बुक है, उसका पेज 17 है। पेज 17, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है, नहीं है तो लिख लें। उसके अंदर पेज 17 के ऊपर रेफरेंस लिख लें, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, पेज 17, रूल्स ऑफ बिजनेस 1973
मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। द प्राइम मिनिस्टर मे ऑथराइज द होल्डिंग ऑफ कैबिनेट मीटिंग्स ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। द प्राइम मिनिस्टर shall preside all cabinet meetings. In absence of the prime minister, a minister nominated by the prime minister shall preside. अगर प्राइम क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर की एब्सेंस के अंदर कोई मीटिंग कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर जिस मिनिस्टर को कहेगा वो प्रिजाइड ओवर करेगा। The decisions taken in the prime minister's absence shall be subject to the approval of the prime minister unless the cabinet feels that a particular case is so urgent that immediate action may be taken in anticipation of the prime minister's approvals. अब होता यूं है कि प्राइम मिनिस्टर जब अवेलेबल ना हो लेकिन मीटिंग होनी है, इस क्वेश्चन के मुताबिक तो प्राइम मिनिस्टर जिस मिनिस्टर को कहेगा वो उसको प्रिजाइड ओवर कर लेगा। लेकिन जो ही वो जो मीटिंग के अंदर जो फैसले होंगे ऑन द अवेलेबिलिटी एंड अराइवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन हिज ऑफिस, उस मीटिंग के जितने डिसीजन होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल चाहिए होगी। This is the question that carries 4 marks. अगला सवाल है, पार्ट बी है इसका। Describe the rules for distribution of agenda of cabinet meeting. अब एजेंडा मीटिंग के बारे में मैंने लेक्चर आपको दिया था। पिछले 2-3 लेक्चरों में एक लेक्चर था, शायद 20th हो, एजेंडा मीटिंग के बारे में। फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग्स भी मैंने उसमें आपको दिया था। तो एजेंडा आइटम के बारे के अंदर जनरल डिस्कशन मैंने की थी। उसकी सपोर्ट के अंदर आपने रूल 18 ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 और रूल 41 ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस, दोबारा सुने, एजेंडा कैबिनेट मीटिंग के बारे के अंदर एजेंडा की जनरल डेफिनेशन मैंने दी थी अपने लेक्चर के अंदर। मैंने उसकी तरतीब दी थी किसके बारे में मीटिंग हो रही है। ये रूल जो है वो आपको रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 रूल 18 में मिलेगा और सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस रूल 41 में भी इसकी डिटेल मिलेगी। यू विल हैव टू लुक इनटू दीज 2 बुक्स टू सप्लीमेंट योर आंसर। आगे आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन के भी 4 नंबर हैं। इतनी ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं होती, इसलिए सिर्फ 4 नंबर के बारे में कि जी मीटिंग का सब्जेक्ट होगा, मीटिंग कहाँ होनी है, एजेंडा आइटम 1, 2, 3, वो पैटर्न मैंने आपको दिया है, उसको फॉलो करते हुए इन एडिशन टू द रूल्स 18 of 1973 rules of business and rule 41 of the secretariat instructions of the federal government. आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, अगर आपने क्वेश्चन पेपर अपने खोले हुए हैं तो प्लीज उसके ऊपर नजर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है। During the inspection of secretariat, the inspecting officer has to watch over certain matters regarding cash and accounts. Mention any 5 aspects he must consider during his visit. सेक्रेटेरिएट की इंस्पेक्शन जो है वो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर क्या करेगा, तो कैश और अकाउंट्स को चेक करने के लिए 5 पॉइंट्स जो हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट वो हैं वो आप लिखें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये मेरे लेक्चर नंबर 27 में इसकी डिटेल आएगी, इंस्पेक्शन इन द सेक्रेटेरिएट। ये क्वेश्चन आपको कैश एंड अकाउंट्स के बारे में आएगी, वहां 4-5 और एस्पेक्ट्स भी जो हैं
वो मैंने लिखे हैं, वो आपको लेक्चर 27, आप इसका आंसर लिख लें, लेक्चर नंबर 27 के अंदर इसका आंसर आपको मिलेगा। आगे आ जाइएगा, बी पार्ट है, while preparing a draft some instructions should be observed, write any 5 of those instructions। पार्ट बी है, इसके 5 नंबर हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैंने लेक्चर नंबर 17 में आपको जब ड्राफ्टिंग पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने क्वालिटीज ऑफ गुड ड्राफ्ट जो है वो दी थी आपको। अब एक ड्राफ्ट की इंस्ट्रक्शंस अब जो वहां हेडिंग है क्वालिटीज ऑफ ए गुड ड्राफ्ट, उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए, तो उसको आपने समझना है कि दीज आर द इंस्ट्रक्शंस दैट द एग्जामिनर इज आस्किंग इन द क्वेश्चन पेपर। लेक्चर नंबर 17, ड्राफ्ट की इंस्ट्रक्शंस या क्वालिटीज उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए, वो इंस्ट्रक्शंस आपने इसका आंसर लिखना है, 5 नंबर का है। आगे आ जाए जी, जमील क्या पूछना चाहते हैं आप? जमील ने हाथ खड़ा किया है, क्या सवाल है भाई? एक तो आप हाथ खड़ा कर देते हैं फिर बोलते भी नहीं हैं। हुमैरा वजीर, आपने पूछा है कि ये 2 बुक्स जो हैं ये शेयर कर दें, तो आई कैन रिक्वेस्ट टू दी जैनुल आबिदीन फ्रॉम पोस्टल अकाउंट्स के वो इसको डाउनलोड करके वो शेयर कर दे आपके अंदर, ग्रुप के अंदर। तो ये ज्यादा से ज्यादा दोनों बुक्स के कोई 50-60 पेजेस बनेंगे जो आपने पढ़ने हैं, नॉट मोर देन दैट, बहुत छोटी छोटी बुक्स हैं। तो आई थिंक मेरा, यू गॉट माय पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो डाउनलोड की थी बुक्स, उसमें तो 188 पेजेस हैं, तो वो जरा बता दें कि कौन से पढ़ना है। उसमें बहुत सारे पेजेस जो हैं वो आपके आपसे शुरू वाले आपने जो पेजेस हैं रूल्स ऑफ बिजनेस के, वो 25 या 30 पेजेस बनेंगे। लेट मी चेक इट के कितने पेजेस हैं वो। वो आपने ये आपके पेजेस हैं 35, रूल्स ऑफ बिजनेस के पहले 35 पेजेस में से एक नजर आप गुजर जाएंगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा। पहले 35 पेजेस, अगले जो पेजेस हैं वो आपकी उन्होंने दिया है, जो डिवीजन्स मैंने आपको कराए थे कि 5 फंक्शंस ऑफ द डिवीजन्स, वो आगे वो दिए हुए हैं। वो सारी डिटेल बाकी उनके बारे में है, वो मैं ऑलरेडी आपको सारे डिवीजन्स के पढ़ा चुका हूँ। उनमें से 5-5 फंक्शन जो हैं वो पढ़ लीजिएगा। इस पेपर के अंदर तो उसका क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन पहले आ चुके हैं। तो बाकी जो है रूल्स ऑफ बिजनेस के
रिलेटेड पेजेस आपके नहीं हैं, सिंपली 35 पेजेस आपने पढ़ने हैं। सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन जो फेडरल गवर्नमेंट की हैं उसके अंदर कुछ पेजेस जो हैं वो को तकरीबन वो को 90 पेजेस हैं उसके, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें से चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी आपको मैं लेक्चर्स में भी दे चुका हूँ। एफपीएससी के बारे में बड़ा डिटेल उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो दी हुई हैं, और लाइकवाइज जब आप देखेंगे तो आपको कोई इतना मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, ऑलरेडी मैं आपको उनमें से गुजार चुका हूँ। तो हमारा वजीर, आई हैव रिक्वेस्टेड जैनुल आबिदीन फ्रॉम पोस्टल अकाउंट्स कि वो ही इज एक्सपर्ट इन कंप्यूटर, वो आपको डाउनलोड करके तो आपको भेज सकता है। इफ एनीबॉडी एल्स हु इज इंटरेस्टेड एंड हैज प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डाउनलोड करके तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता है। हु कैन मेक हिमसेल्फ वॉलंटियर फॉर दिस पर्पस, ये मैं देखता हूँ कि मुझे क्वेश्चन आंसर बॉक्स के अंदर कौन वॉलंटियर करता है। तो जैनुल आबिदीन, इफ ही इज लिसनिंग माय वर्ड्स, और ये उस्मान साहब हैं, मैं वो कहते हैं कि मैं कर दूंगा ये बुक्स जो हैं दोनों। तो मुनसिफ खान भी हमारे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं लाहौर से, वो कहते हैं मैं कर दूंगा। बहरहाल ग्रुप के अंदर जो भी है वो एक बंदा भेजे, सारे भेजने लगेंगे तो को ठीक नहीं है। तो लेट उस्मान ने कहा है, तो उस्मान मेरा ख्याल है कि आप डाउनलोड करना है आपने नेट से, आप कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो मुनसिफ ने कहा है कि मैं ग्रुप के अंदर ये बुक्स भेज दूंगा। बहरहाल एनी हो, जहां से भी आपको मिले, ये दो बुक्स जो हैं ये इनमें से आप मेरे नोट्स के साथ इनको उसमें से गुजार लें आप। फिदा हुसैन कह रहे हैं कि उन्होंने ये दोनों बुक्स डाउनलोड कर ली हैं। तो फिदा, आप मुझे भेज दें। तो बहुत सारे वॉलंटियर्स हमारे आ गए हैं। जैनुल आबिदीन CMALC से कह रहे हैं कि वो पेजेस जो हैं वही पेजेस। जैनुल आबिदीन, ये जैनुल आबिदीन CMALC, ये रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं ये 35 पेजेस हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस के पहले 35 पेजेस, ये 35 पेजेस तो आप इन लोगों को भेजें। और सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस के 90 पेजेस हैं। ये तो तकरीबन ऑलमोस्ट वन बुक है। 90 पेजेस, ये पूरी बुक ही आपको भेजना पड़ेगी, जो कि मेरा ख्याल है 110 पेजेस के मुतलका होगी। तो इसको आप इन लोगों को आप भेज दें। तो अब मेरा ख्याल है अब हम इससे बाहर निकले। हम जो असल चीज़ें आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ
वो जरा गौर से जरा देखिएगा। प्लीज अपना क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, on January 5, 2023, a message from the Prime Minister of Pakistan was published on the portal of the Office of the Prime Minister. It was a message on the occasion of Right to Self-Determination Day to affirm the moral, political, and diplomatic support to the right of self-determination of the people of Jammu and Kashmir. The Prime Minister pointed out the remembrance of a resolution 1949 adopted by the United Nations Commission for India and Pakistan to let Kashmiri people realize their right to self-determination. दूसरा पॉइंट दिया है, रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, द रिक्वेस्ट टू द ग्लोबल कम्युनिटी टू परफॉर्म इट्स रोल। ये क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट, इसका मैं अब आपको जवाब लिखवाने लगा हूं। कोई साहब आप में से जो कि शॉर्ट हैंड के माहिर हैं, कैन एनीबॉडी टेल मी हु इज एक्सपर्ट इन शॉर्ट हैंड? जो कैंडिडेट शॉर्ट हैंड के अंदर माहिर है वो इसको लिख ले और फिर लिख के बाकी लोगों को कन्वे कर दे। मैं आपको बताता हूं क्या लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के लिखें, सेंटर ऑफ द पेज में लिखें पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नीचे लिखिए तीसरी लाइन में, मैसेज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैसेज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बाद पहले पैराग्राफ के अंदर लिखिए, ऑन 5 जनवरी every year, the people of Pakistan renew their support for the right of self-determination of the people of Jammu and Kashmir। दोबारा सुनिए इस पैराग्राफ को, ऑन 5 जनवरी every year, the people of Pakistan renew their support for the right to self-determination। सेल्फ और डिटर्मिनेशन के दरमियान में हाइफन लगाना है, छोटी डैश जिसे कहते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा पैराग्राफ, ऑन दिस डे 1949,
comma, the United Nations Commission, यूनाइटेड का U कैपिटल, नेशंस का N कैपिटल, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया का I कैपिटल, पाकिस्तान का P कैपिटल, ब्रैकेट के अंदर लिखें UNCIP, सारे कैपिटल हैं, ब्रैकेट क्लोज। ये एब्रीविएशन है UNCIP। unanimously adopted a resolution on the right to self-determination of the Kashmiri people through a free and impartial plebiscite. इसे प्लेबिसिट बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंगों की खातिर मैं आपको प्लेबिसाइट लिखवा रहा हूं, PLEBICITE, impartial plebiscite under the supervision of the United Nations. Under the supervision of the United Nation. United Nation का U कैपिटल, यूनाइटेड का, नेशंस का N कैपिटल। तीसरा पैराग्राफ, the right to self-determination is a basic principle of international law that is upheld by international human rights instruments. Full stop. It has been reaffirmed by the UN General Assembly जनरल का G कैपिटल, असेंबली का A कैपिटल। General Assembly in its annual resolution on self-determination. Next paragraph. This day reminds the international community especially the United Nations, comma, of the imperative
IMPERATIVE of the imperative of honoring its commitment towards the people of Jammu and Kashmir. Full stop. This day also reminds comma, how India has illegally occupied Jammu and Kashmir and unleashed unleashed spread फैलाई है उसने Kashmir and unleashed a reign of terror reign 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 of terror in this area. Reign of terror in this area. Full stop. Last paragraph. Pakistan always remains determined to play its role to support the right of self-determination of Kashmiris. Play its role to support the right of self-determination of Kashmiris. Full stop. Our strong and steadfast STEAD stead FAST fast. Our strong and steadfast moral moral, comma, political and diplomatic support for the Kashmiri people will continue till the realization of this genuine right, GENUINE, genuine right, RIGST right. ये तकरीबन बने हैं आपके 5 पैराग्राफ. जहां ये खत्म हो उसके नीचे लिखिए 05 जनवरी 2023.
05 जनवरी 2023। ये तरीकाकार है एक मैसेज का जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस में दिया जाता है, पोर्टल के ऊपर दिया जाता है। इस क्वेश्चन के नंबर हैं 12 नंबर का क्वेश्चन है, आपके 1 पेज के ऊपर आएगा, बट इट इज कैरिंग 12 मार्क्स। इसको बड़ा भी किया जा सकता था, एक्सपेंड किया जा सकता था, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस फॉर यू पीपल, इसमें मैंने सारी चीजें जो हैं वो इसमें आपको लिखवा दी हैं। आप ये लेक्चर जो है ये आपको बाद में सुनने की फैसिलिटी अवेलेबल है पार्टिसिपेंट्स? जी पार्टिसिपेंट्स, अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में है। मिनट्स ऑफ मीटिंग में मैंने आपको एजेंडा का लेक्चर दिया था, शायद 20 नंबर था या 19 नंबर था, 19, 20, 21, ये आप देख लें लेक्चर्स। इनके अंदर मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने का तरीकाकार मैंने बताया था। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्यों लिखे जाते हैं इसके बारे में मैंने आपसे शेयर किया था कि ये जरूरी होता है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग का तो पैटर्न दिया था, लेकिन क्यों लिखे जाते हैं? ताकि एक तो रिकॉर्ड रहे, परमानेंट रिकॉर्ड के लिए। दूसरा दूसरा पॉइंट ये है कि वो लोग जो कि मीटिंग में नहीं आ सके थे, उनको पता चलने के लिए कि मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड हुआ था। तीसरा पॉइंट मिनट्स ऑफ मीटिंग का ये है कि सारे मेंबर की याददाश्त के लिए कि इस मीटिंग के अंदर हम मौजूद थे तो क्या डिस्कस हुआ था, ये उसकी रुईदा। तो 3 पॉइंट्स के ऊपर ये आंसर जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग का, ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि आप ये चीजें जो हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, परमानेंट रिकॉर्ड होता है। जो लोग नहीं आए उनकी जानने के लिए कि मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था, जो लोग आए थे उन्हें भी याददाश्त के लिए कि मीटिंग में क्या उन्होंने फैसले किए थे। तो ये इसका आंसर है। इसके 10 नंबर है, 3 पॉइंट्स मैंने बोले हैं, एक एक पॉइंट का 3-3 नंबर कैरी कर रहा है ये। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके अंदर है राइट ए नोटिफिकेशन। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप से जरा खोलने दें। जी कोई साहब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे? उनके पास क्वेश्चन पेपर है, मैंने तो सिर्फ शॉर्ट लिखा था। एनीबॉडी हु हैज ओरिजिनल पेपर विद हिम?
तो वो रीडिंग करके जरा सुना दे, सारे लोग सुन लेंगे। जी। जी पार्टिसिपेंट बोलिए, जिसके पास पेपर है कंप्लीट क्वेश्चन बोलिएगा। शॉर्ट में मैं बता देता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब। जी सर, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। जी जी पढ़िए। जी, तुर्की एंड सीरिया आर फेसिंग द हार्डेस्ट टाइम्स. Thousands of people died in earthquake. Pakistan is helping Turkey and Syria with donations. Everybody is contributing to this. Different organizations are raising funds. The government of Pakistan also established a fund, namely Prime Minister Relief Fund for Turkey and Syria earthquake victims, to extend maximum support to Turkish and Syrian earthquake victims. The cabinet division decided that one day's salary of employees in grades BS 17 and above will be deducted, and the amount will be contributed to the above stated cause. It was also mentioned that employees working in MPPA scales and other special government scales shall also contribute to the same manner. Required है write a notification on the behalf of section officer, regulations wing, finance division, specifying all the details mentioned above. ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप आइएगा, इसका आंसर कैसे लिखना है आपने। आपका पेज है, न्यू पेज है, फ्रेश पेज है, उसके ऊपर लिखिए, सबसे ऊपर लिखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नीचे लिखिए, नीचे वाली लाइन में फाइनेंस डिवीजन। फाइनेंस डिवीजन के नीचे लिखिए रेगुलेशन विंग। रेगुलेशन विंग को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें। और ब्रैकेट के बाद चौथी लाइन जो होगी उसमें लिखें इस्लामाबाद। अब ये सूरत कुछ इस तरीके से बने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहली सेंटर पेज में, पेज के सेंटर में, उसी के नीचे फाइनेंस डिवीजन दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में लिखेंगे रेगुलेशन विंग, लेकिन इसे ब्रैकेटों में बंद करेंगे। चौथी लाइन में लिखेंगे इस्लामाबाद। अब आ जाएं अपने पेज के लेफ्ट हैंड साइड पर, नंबर कोई भी फिक्टिशियस नंबर लगा दें, FD उब्लिक RRW रेगुलेशन विंग, कोई भी नंबर लिखते हैं आगे। और उसके अपोजिट राइट हैंड साइड पर उसकी सीध में डेट लिख दें। डेट कोई भी डेट, आज की डेट लिख दीजिएगा, या आपको पुरानी डेट लिखते हैं अगले पिछले महीने की। अब बिल्कुल जो इस्लामाबाद ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन विंग इस्लामाबाद है, उसके बिल्कुल सीध में पेज के सेंटर में लिखें नोटिफिकेशन। रेहान जरा अपना क्वेश्चन होल्ड ऑन कीजिए।
नोटिफिकेशन लिख लिया आपने? अब आ जाएं। ये आप देख रहे हैं मुनसिफ खान ने वो पूरा क्वेश्चन यहां लिख दिया है जो कि पूछा गया है। अब आपने क्या करना है, इस सारे को उठा के आपने नोटिफिकेशन के नीचे लिख देना है। पूरा एक पैराग्राफ जो है वो बन जाएगा। Turkey and Syria are facing the hardest times. Thousands of people died in earthquake. Pakistan is helping Turkey and Syria with donations. Everybody is contributing to this. Different organizations are raising funds. The government of Pakistan also established a fund, namely Prime Minister Relief Fund for Turkey and Syria. यहां से शुरू करके लास्ट तक आपने आना है। गवर्नमेंट स्केल शैल आल्सो कंट्रीब्यूट इन द सेम मैनर, रिक्वायर्ड से पहले पहले। ये आपकी पूरी की पूरी नोटिफिकेशन बन गई। राइट हैंड साइड ऑफ योर पेज जो है उसमें लिखेंगे सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर रेगुलेशन विंग। अब सेक्शन ऑफिसर की बिल्कुल सीध में लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए बड़ी काम ये करना तो पेपर को पढ़ जाता है कॉपी फॉरवर्डेड। क्योंकि डिपार्टमेंट को जिन्ना तो पता ही होता है इसे इतना पता होता है। प्लीज साइलेंट रहिएगा, सुनिएगा मेरी बात। डोंट कमेंट ऑन इट टिल आई आस्क यू पीपल टू कमेंट ऑन इट। सेक्शन ऑफिसर जहां लिखा है आपने उसकी सीट में एक लेफ्ट हैंड साइड पर एक लाइन छोड़ के आपने कॉपी फॉरवर्डेड नीचे लिखे नंबर 1 ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिवीजन्स। All ministries and divisions. Number 2 AGPR. आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। This question carries how many marks? प्लीज अपना माइक बंद कीजिए। प्लीज क्लोज योर माइक। फैजुल्ला साहब जरा माइक बंद कराएं इनका। सर कर दिए सर। हाँ अच्छा, अब कैंडिडेट्स पार्टिसिपेंट्स दोबारा सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन विंग ब्रैकेट में इस्लामाबाद, नंबर और डेट मैंने दिया नोटिफिकेशन सेंटर में, और नोटिफिकेशन की वही लैंग्वेज जो क्वेश्चन में पूछी है वही लिख दें आप सारी की सारी। और राइट हैंड साइड पर नीचे आके सेक्शन ऑफिसर ब्रैकेट में लिख दें एबीसी, उसका नाम जो भी है। और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी सेक्शन ऑफिसर जहां लिखा है उसके राइट हैंड साइड पर सीट में लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक लाइन नीचे कॉपी फॉरवर्डेड टू नंबर 1 ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिवीजन्स, नंबर 2 AGPR। अब ये नोटिफिकेशन जो है ये कैरी कर रहा है 12 मार्क्स का। अब एग्जामिनर ने सारी टेक्स्ट खुद बना दी है, आपने सिर्फ फॉर्मेट को फॉलो करना है
जो कि गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट का फॉर्मेट है कि नोटिफिकेशन कैसे लिखना है आप। योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। हाउ इजी इट इज। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है applications are invited from the candidates holding domicile of sin for recruitment in public organization against the following vacant post on a contract basis for 3 years। तफसीलात क्या है। पोजीशन है अकाउंटेंट, एज 30, एजुकेशन ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम HEC recognized university, experience 2 years experience in government, semi government, or 2 years auditing firm experience in accounts। ये क्वेश्चंस आप सब लोगों के पास है। I'll simply give you the solution of this question। इसके क्वेश्चन के नंबर भी मेरा ख्याल है 12 नंबर हैं इसके। आप क्या करेंगे, एप्लीकेशनें जो आप लिखते आ रहे हैं अपने दफ्तरों के अंदर, आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से टू दी जो ओदा आपके क्वेश्चंस के अंदर है या नहीं है, टू दी एडवर्टाइजर, उसका एड्रेस लिखना है आपने। कंप्लीट एड्रेस जो भी है, फर्जी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देंगे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे देंगे, जो जो भी है वो एड्रेस कंप्लीट हो गया। नीचे नीचे आप आएंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे सब्जेक्ट, कोलन लगा के आगे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। इसको अंडरलाइन कर देंगे आप, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। नीचे आ जाएं, नीचे आप आके लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर के बाद कामा लगाएंगे, नीचे लिखेंगे आप काइंडली रेफर टू योर एडवर्टाइजमेंट, काइंडली रेफर टू योर एडवर्टाइजमेंट on the above noted subject in the daily jung, या जो भी अखबार का नाम लिखना चाहें आप। इन द डेली न्यूज लिखते हैं, पाकिस्तान टाइम्स लिखते हैं, जो भी अखबार है उसका नाम लिखते हैं। डेटेड, आज की डेट दे दें, आज की डेट आज है 17/10/2023, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद आई एम कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट,
I am candidate for the post of accountant. Full stop. My particulars relating to qualification and experience are as follows. कोलन लगाइए, नीचे लिखिए नंबर 1 नेम। नेम लेके उसे आगे अपना नाम लिख दीजिएगा। नंबर 2 सन ऑफ या डॉटर ऑफ, मतलब फादर नेम। नंबर 2 फादर नेम। नंबर 3 CNIC, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर। नंबर 4 एड्रेस, मेलिंग एड्रेस। नंबर 5 नीचे क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जहां लिखेंगे तो क्वालिफिकेशन नंबर 5 है, तो आगे क्वालिफिकेशन लिख के आप कोलन लगा के लिखेंगे, उसके नीचे कोलन के बैचलर इन कॉमर्स। सॉरी, इसमें एक पॉइंट का और इजाफा करें, नाम और शनाख्ती कार्ड के बाद डेट ऑफ बर्थ देनी है आपने। नंबरिंग में एडजस्ट कर लें उसको, डेट ऑफ बर्थ। क्वालिफिकेशन में आप देंगे, क्वालिफिकेशन के बाद आपने डोमिसाइल भी लिखना है, उसका भी नंबर अलग है कि डोमिसाइल सिंध का है मेरा, क्योंकि क्वेश्चन में सिंध वालों का पूछा होना। तो क्वालिफिकेशन में आप लिखेंगे बैचलर इन कॉमर्स। अगला पॉइंट आप लिखेंगे एक्सपीरियंस। 5वां 6वां 7वां जो भी पॉइंट आता है, एक्सपीरियंस 2 years एक्सपीरियंस इन फिलहाल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी ऑडिट फर्म के अंदर, जो भी एक्सपीरियंस आप लिखना चाहें कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। नीचे लिखें। ये लिखने के बाद I shall be grateful. I shall be grateful if an opportunity is provided to me for test/interview by your department. I shall be grateful if an opportunity is provided for test/interview by your department. नीचे आ जाइए, राइट हैंड साइड के ऊपर लिखिए योर्स फेथफुली। अगर ना भी लिखें तो अपना नाम लिख दीजिएगा, ऊपर साइन, ब्रैकेट के अंदर साइन, ऊपर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, और नीचे अपना मोबाइल नंबर है तो वो दे दें आप। आई थिंक आप लोग आज काफी थक गए होंगे ये लिखते हुए। तकरीबन 1.25 घंटा हमें लग गया है। आधा पेपर हमने किया है, आधा तो हम पिछली दफा कर चुके थे। तो प्लीज आपका ये 9th क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इसके भी 12 मार्क्स हैं।
to have a 5-6 minutes break. फिर हम आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं और हर रोज हम एक पेपर सॉल्व करेंगे, साथ हम अपना लेक्चर भी लेंगे। मुनसिफ खान लिखा गया भाई आपसे? जी पार्टिसिपेंट्स, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी सर, लिख लिया है। चले, थैंक यू वेरी मच। आप 5 मिनट की ब्रेक लें, फिर दोबारा मिलते हैं, फिर हम लेक्चर लेते हैं अपना अगला, ठीक है? ठीक है, ठीक हो गया। ओके ओके, टेक योर 5 minutes ब्रेक। टेक योर 5 minutes ब्रेक। मेरी बेगम किधर गई? 5 मिनट की ब्रेक है अभी। मेरे साथ आइएगा। मेरा मोबाइल भी ले रहा है। नहीं, सब्जी आंटी की है। सबसे आंटी को मैं ले रही हूँ। यार, अच्छा मैं कहीं आता नहीं है। पहले आप मेरे साथ कुछ ना क्या किया? 5 मिनट ब्रेक में लगते ये कराना है। एमत का है एमत बोलिएगा। अच्छा, तू है ना
जी पार्टिसिपेंट्स वेलकम बैक। आज का हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 24 है। प्लीज आज क्वेश्चन जरा कम कीजिएगा ताकि लेक्चर मैं ख़त्म कर सकूं। अ, जी पार्टिसिपेंट्स क्या कहना चाहते हैं आप? जी आज का हमारा लेक्चर जो है वो पार्ट 1 जो है इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में है। इम्तहान में एक क्वेश्चन आता है हमारा कि हेलो। आज का दौर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का दौर है, तो इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और उसके अंदर कौन से जो तरीक़ाकार हैं वो अप्लाई होते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी है। एनी कम्युनिकेशन दैट नेसेसिटेट्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी is referred to as electronic communication। दोबारा सुनिए। Any communication that necessitates the use of technology is referred to as electronic communication। Traditional process of communication is not adequate to meet the multi-folded requirements of the business organizations of today। So the need for modern communication technology comes to the surface to meet the anticipated need of modern business entities। Global communication has been aided by the electronic transmission of data, which connects people irrespective of geographical position almost instantly। This is the brief description of the electronic communication by giving the definition and then elaborating it in this paragraph कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में जो है वो कुछ समझ जो है वो आ सके। नेक्स्ट है emails, voicemails and video conferencing are electronic forms of written, spoken and visual communication that brings flexibility and speed at low cost to business communication। The most common channel over which these media are communicated is the internet, which extends the scope of these media worldwide। Electronic communication permits broadcast of message through computer systems, fax machines, emails, teleconferencing or video conferencing or satellite। एडवांटेजेस क्या हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की? One can stay connected 24/7, very useful for business purposes। It helps share your interest and ideas with other intended audience। It needs only seconds to connect through electronic media as it transmits messages quickly। World has become a global village and communication has played a critical role in it। Sixth point है electronic communication sanctions prompt exchange of feedback, so communication attempts at being perfect using electronic media। अब क्वेश्चन ये आ सकता है आपको कि डिफाइन जो है
electronic communication give its advantages and disadvantages, दोनों चीजें हैं इसके अंदर। डिसएडवांटेजेस को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें नंबर 1 ये आता है, इट हैज गिवन राइज टू सोशल डिप्रेशन। इट इज ब्लेम टू हैव क्रिएटेड आइसोलेशन। आज हम तन्हा हो गए हैं, अपने अपने मोबाइल लेके हम बैठ जाते हैं और साथ वाले की हमें खबर नहीं होती, हमारी सोशल लाइफ खत्म हो गई। It creates a computer generated virtual world and it is undue use disconnects you from reality. चौथा पॉइंट है, the volume of communication information is growing at such a fast rate that business people are unable to grip it within relevant time limit. इतनी तेजी से कम्युनिकेशन का वॉल्यूम बढ़ रहा है कि हम एक चीज को फॉलो नहीं करते हो तो दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है। तो these are the disadvantages that we are facing today in the age of electronic communication age. अगला डिसएडवांटेज क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रिक्वायर्स ह्यूज बजट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। frequent changes in technology also calls for further investment. इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ती है हमें इसके अंदर। तो अगला पॉइंट जो है हमारा, डेटा में नॉट बी रिकवर्ड ड्यू टू सिस्टम एरर और फॉल्ट विद द टेक्नोलॉजी, hence required servers might get delayed. Hence required servers might get delayed. तो ये डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर जो है वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उसकी डेफिनेशन वगैरह दे के आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर किसी और एंगल से भी पूछ सकता है। अब इसके अंदर हमने ये चीज देखी, ईमेल्स, वॉइस मेल्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इन किसी एक के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। मसलन एक क्वेश्चन आया हुआ है ईमेल्स के ऊपर, फिर एक क्वेश्चन आया हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर, हर एक के ऊपर एक एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दैट्स व्हाई आई एम एलेबोरेटिंग इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट के आप इसकी बारीक बीनी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जवाब दे सके। अब मैंने पहले उसको ईमेल को लिया है। ईमेल आल्सो रेफर टू एज ईमेल ऐसे भी लिखा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक मेल भी लिखा जाता है। involves the transmission of messages over an electronic network such as the internet or an intranet. An intranet is similar to the internet except that it is internal to the company. आपने देखा होगा हमारे बड़े जो दफ्तर हैं उनके अंदर इंटरनेट तो होता है, हमारी इंट्रानेट भी होता है। इंट्रानेट मींस वो जो क्या कहते हैं पीबीएक्स एक्सचेंज है, उसके थ्रू आप अपने दफ्तर के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, फिर दफ्तर से बाहर भी होते हैं आप। तो इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों जो हैं वो ईमेल की ही किस्में हैं, लेकिन ये लोकली होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है इंट्रा, और इंटर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होता है। बेनिफिट्स ऑफ ईमेल क्या हैं? An ordered trail of messages is automatically retained and can be for longer periods. This can be valuable in disputes or simply to check the details of an email conversation or client order. बेनिफिट इसका ये है कि आपके मैसेजेस जो हैं वो रिटेन हो जाते हैं और आप इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट या चेक करने के लिए दोबारा आप देख सकते हैं उसको।
Number two, the sending and receiving emails is virtually instantaneous anywhere in the world. फौरी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह मिल जाती हैं ये. This enables managers to communicate with colleagues and companies to communicate with clients or suppliers incredibly quick. You are getting connected with your higher offices. फौरी तौर पर आप उनके साथ राब्ते में आ जाते हैं. तीसरा ये है कि recipients can access image anywhere and anytime at their convenience. आप किसी वक्त उसका प्रिंट लेके आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं. चौथा, ट्रेडिशनल एंड एक्सपेंसिव मेल shots to multiple recipients can be replaced by significantly quicker and cheaper multi-recipient email communication, achieving much greater penetration. एक रेसिपिएंट की बजाय आप बहुत सारे रेसिपिएंट के साथ आप राब्ते में आ सकते हैं बहुत कम खर्चे के साथ. For example, when a large global organization needs to communicate corporate message to 1 lakh employees, it can do so in a matter of minutes. Number 5, इसका फायदा ईमेल का क्या है? Easy to use and organized daily correspondence. छठा है लो कॉस्ट, बहुत कम कीमत जो है इसकी आती है. Good for environment, it does not use paper unless the email is printed out. ये इसके फायदे हैं ईमेल के. ईमेल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ खामियां भी हैं. लिमिटेशंस कहते हैं खामियों को, डिसएडवांटेजेस को. जहां आप इसके फायदे लेते हैं वहां इसके नुकसानात भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, लिमिटेशंस भी. वो कौन सी हैं? It can be an efficient way of reaching a decision where a telephone call or meeting might better facilitate the immediate exchange of views and reaching a consensus. ईमेल भेजने से अगर आपने कोई डिसीजन करना है तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज इनएफिशिएंट वे. टेलीफोन करेंगे जल्दी आपको व्यू पॉइंट मिल जाएगा, फीडबैक मिल जाएगा, तो ईमेल ऐसा नहीं करती. It can be seen as an incentive way of sharing bad news and personal messages when a human touch would be more appropriate. ईमेल जो है ये आपको फौरी बैड न्यूज शेयर कर सकती है जबकि ह्यूमन टच नहीं होता इसके अंदर. अगर आपने को बैड न्यूज किसी के साथ शेयर करनी हो तो ईमेल के जरिए आप ना करें. फोन करें, पहले उसका हौसला बढ़ाएं, पहले अच्छी अच्छी बातें करके तो देन शेयर करें आप बैड न्यूज. पर इट इज ए पर्सनल थिंग, आप कैसे करते हैं. लेकिन ईमेल तो डायरेक्ट एक लाइन पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि दिस इज ए बैड न्यूज. Poorly constructed messages might be misinterpreted by the recipient. ईमेल के अंदर अगर आप की अंग्रेजी जो है वो इस अप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर नहीं है तो आप गलत अंग्रेजी लिख देंगे तो उसका मैसेज कुछ रिसीव करने वाला कुछ और निकाल सकता है. ये इसका नुकसान है. An absence of non-verbal communication such as body language can also lead to misinterpretation of an email. अब एक मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते हैं, आपकी बॉडी जो है वो जनाब अली अस्सलाम वालेकुम. बिल्कुल ठीक. मैं एक्चुअली लेक्चर में बैठा हूँ इस वक्त ऑनलाइन, तो मैं 9 बजे फिर आपसे रब्ता करता हूँ. ठीक है? हाँ 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 बेटा. ईमेल के जरिए आपकी बॉडी लैंग्वेज का पता नहीं चलता.
बॉडी लैंग्वेज जो है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है, ईमेल के अंदर वो नहीं होती। ये भी एक चीज की लिमिटेशन है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स में नॉट बी लीगली बाइंडिंग इन सम jurisdictions, ये भी इसकी लिमिटेशन है। email overload, given how easy it is to include multiple recipients on email, there can be a tendency to include non-relevant recipients in email. This generates work for each non-relevant, कि ईमेल जब आप करते हैं तो उसमें कुछ इररेलेवेंट लोगों को भी चली जाती है, तो वो एक फजूल खर्ची है, या कह लें आपके उनके किसी काम की नहीं है, तो वो डिलीट कर देते हैं इसको। तो ये भी एक लिमिटेशन कंसिडर करते हैं लोग। अब जो है आपका इनबॉक्स जो है बाजुकात आपका वो वैसे ही वो फिल हो जाता है फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप उसको आप नहीं उसको देख पाते, या आप नहीं देखना चाहते। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आपके इनबॉक्स में आ जाए, तो किस किस का आप जवाब दें, किसका ना दें। तो इट इज a limitation on it. Image में कैरी वायरसेस विच स्प्रेड रैपिडली, ईमेल के जरिए आपके करप्ट होने की, फाइल करप्ट होने की, आपका सिस्टम के अंदर वायरस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दीज आर द लिमिटेशंस दैट वी फेस इन केस ऑफ ईमेल्स। आगे है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? Video conferencing is a system used by people in different physical locations to hold a meeting, called a virtual meeting. Simple video phone calls are aimed at enhancing a phone call between two individuals with video imaging. However, full video conferencing aims to serve multiple locations with greater flexibility and functionality. Video conferencing जो है आप डिफरेंट फिजिकल लोकेशन के ऊपर लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप तस्वीर भी देख सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं। तो दिस इज ए मॉडर्न टेक्निक। मैं भी आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही हमारी हो रही है, हम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में दिस इज द वेरी यूजफुल मेथड टू कन्वे द मैसेजेस, या लेक्चर शेयरिंग जो है वो हो रही है। फॉर एग्जांपल, द sales team of an international company which has operations in London, Hong Kong, and Karachi wants to hold a meeting to discuss the sales strategy. ये तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर की मिसाल है। आप देखें, आई एम सिटिंग इन लाहौर, कुछ लोग इस्लामाबाद में हैं, कुछ कराची में हैं, कुछ कोयटा बलोचिस्तान में हैं। तो वी आर कनेक्टिंग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हम ये कर रहे हैं। तो इसका जो है फायदा इसका ये है कि बजाय इसके कि आप ज्यादा पैसा खर्च करें कि सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करें, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबके साथ कनेक्ट होकर अपनी मीटिंग जो है वो कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Why video conferencing is becoming so popular in commercial organizations, or even now in the public organizations also. A number of factors have contributed to the rapid increase in demand for video conferencing and businesses over recent years, including it improved low cost technology with greater bandwidth. अब इसकी जो है वो क्यों पॉपुलर हो रही है कि बड़ी लो कॉस्ट के ऊपर जो है वो हम एक बेहतर सर्विस जो है ग्रेटर बैंडविड्थ के साथ हम अपनी बातचीत, अपना लेक्चर, वेबिनार जो है वो कर सकते हैं। नंबर टू, वाइडर वैरायटी ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स अवेलेबल
associated with increasing more powerful pieces. बड़े आम किस्म के वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो कि बहुत सस्ती भी हैं और पावरफुल भी हैं। हम बातचीत में उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि वाई इट इज बिकमिंग पॉपुलर। एनवायरमेंटली फ्रेंडली आईटी इनिशिएटिव्स सच एज रिड्यूस्ड एयर ट्रैवल। मसलन अगर सामने सबने इकट्ठा लेक्चर हमने अटेंड करना हो तो एक जगह हम मुकर्रर करेंगे। इस्लामाबाद कर ले तो मैं लाहौर से जाऊंगा, लाहौर वाले भी इस्लामाबाद जाएंगे, पेशावर वाले भी वहाँ आएंगे, कराची वाले भी वहाँ आएंगे, तो कितना खर्चा उठेगा। बट इन केस ऑफ दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम बैठे हुए आराम से बड़े लो प्राइस के अंदर हम जो है ये बात कर सकते हैं। हाई ट्रेवल कॉस्ट कंबाइंड विद ऑस्टेरिटी रिलेटेड कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स। तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने बहुत सारे आपके जो खर्चे हैं वो कम किए हैं ट्रेवल कॉस्टिंग के। Such is the success of video conferencing. Some companies या organizations even use video conference for intra-business as well as inter-business communications. तो अब अदारे जो हैं वो काफ़ी हद तक इस पर शिफ्ट हो गए हैं कि वो इसके ऊपर अपने काम जो हैं वो चला सकें। अपने अपने दफ्तर में बैठे, अपने अपनी जगह पर बैठे हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। बेनिफिट्स इसके क्या है? Next best option when face-to-face meetings are not possible. Cost-effective solutions where a live conversation is needed and non-verbal information is an important component of the conversation, but a face-to-face not possible. जब face-to-face possible नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारी। reduce the travel costs, ये बेनिफिट है। Increase productivity across dispersed workforce and teams. चौथा बेनिफिट ये है कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर मीटिंग्स जो है हो सकती हैं। People sitting at the distant locations to participate in a meeting at such short notice. Number 5, no need to leave the desk. Video conferencing can be used in conjunction with the desktop video conferencing to enable low-cost face-to-face business meetings without leaving the desk. छठा है telecommuting greatly assists the presentation of telecommuting. Telecommuting means home working. होम वर्किंग में हेल्पफुल है ये हमारी ये चीज जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है। Hiring and retention, improving hiring and retention of top talent by extending the geographical scope of early recruitment phase. लोगों को आप हायर कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। वो लोग जो घर में बैठ के काम कर सकते हैं, आप उसकी सर्विसेज का वो कहीं भी बैठा हो आप सर्विसेज उसकी ले सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फ्रॉम इम्प्रूव्ड शेयरिंग ऑफ नॉलेज होती है। फास्टर एंड मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस होते हैं दैट रिड्यूस टाइम। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। गुड पब्लिक रिलेशन थ्रू प्रमोटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग is a proof of environmental initiatives. तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। देन इसके लिमिटेशंस भी हैं, कुछ खामियां भी हैं इसके अंदर। आई कांटेक्ट नहीं होता, अपीयरेंस जो है वो कॉन्शियस कर देती है वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो कुछ लोग प्रॉपरली जो है वो नहीं कर पाते। देखें फिजिकल क्लास जो है वो उसका नेमर बदल तो ये नहीं हो सकता, लेकिन इसमें जो लिमिटेशन है कि आई कांटेक्ट नहीं होता। कैमरा पोजीशनिंग एंड इंटरेक्शन आर हाईली इंपॉर्टेंट yet frequently overlooked. Video conferencing can often give the incorrect impression that the remote participant is avoiding eye contact when in fact they are not. Appearance conscious कुछ लोग होते हैं वो कैमरे के सामने आने से घबरा जाते हैं, ये भी एक ड्रॉबैक है। This describes the psychological problem
where delegates change their behavior or feel uncomfortable because they are on the camera. The problem may well be increased if the session is recorded. Exacerbated means increased. There has been some research performed that suggests that communication is in fact impaired by the addition of camera. कि कैमरे की वजह से आपकी जो है वो परफॉर्मेंस शायद इतनी अच्छी नहीं आती, क्योंकि कुछ लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि दे आर बीइंग वॉच्ड। फिर टेक्नोलॉजी का भी एक लिमिटेशन है हमारे कि द वीडियो कॉन्फ्रेंस एक्सपीरियंस इज इंटायरली रिलायंट ऑन स्टेबल टेक्नोलॉजी। बाज़ औक़ात हमारा जो है टेक्नोलॉजी नेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि हम प्रॉपर लिंक नहीं कर पाते, बात नहीं सुन पाते। अनएक्सपेक्टेड वेरिएशन में सिग्नल क्वालिटी जो है वो भी आपकी इश्यूज के अंदर होती है, एंड दैट डिस्ट्रॉयज द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनएक्सपेक्टेडली। Limited non-commercial take-up, mass adoption and use of video conferencing in non-commercial environments remains relatively low due to perceived complexity of systems, lack of common technology standards, high variables, quality of service in different countries, and relative expense of commercial systems. Anxiety हो जाती है कुछ लोगों को कैमरे के सामने बैठने से। The stress and anxiety present in some participants due to appearing on camera can have a negative impact on their health and social well-being. Part 2 आज के लेक्चर का ये है कि डिजिटल कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन क्या है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वी आर लिविंग इन द डिजिटल कम्युनिकेशन एज, हाउ दिस रेवोल्यूशन हैज बीन अकर्ड। तो इसमें इसका आंसर कुछ इस तरीके से मैंने कोशिश की है देने की। In this age of globalization, the world is witnessing the most significant revolution in human history. The digital revolution is transforming the world with an intensity not experienced since the Industrial Revolution in the 19th century. The rapid digitization across the globe is transforming almost everything on the face of the earth. Following are the areas that have almost been transformed. डिजिटल रेवोल्यूशन कैसे आया है? 18वीं 19वीं सदी के बाद ये इतना बड़ा चेंज जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर आया है कि इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड ईच एंड एवरीथिंग। कैसे पॉसिबल हुई है? इसके जरिए हमारी ई एजुकेशन जो है वो आ रही है। टेलीमेडिसिन, आज तो डॉक्टर्स भी एक जगह बैठे फोन के ऊपर, नेट के ऊपर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी होती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपके फाइनेंस के सारे कितने सारे जो हैं वो फंक्शंस आप घर में बैठे कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में जान सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जान सकते हैं। ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल। आप इस्तेमाल करना जानते हो तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। डिजिटल गवर्नमेंट्स आ गई हैं, पोर्टल बन गए हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन ई पोर्टल का हमने पढ़ा था, पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर आजकल ई कोर्ट्स भी मार्च से वजूद में आ गई। कोर्ट्स के अंदर सिस्टम जो है वो लगा के तो आप पूरे मुल्क के अंदर सुन सकते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली जो वो तो खैर ई कोर्ट नहीं था, वो तो ओपन सेशन था। ई कोर्ट से मुराद ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में है, तो लाहौर में बैठा हुआ लायर जो है वो अपना केस प्लीड कर सकता है। तो कोर्ट्स भी इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, cyber security, blockchain, all these areas are now benefiting from the digital innovation. इनमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे भी पता नहीं है कि क्या है, मैंने सिर्फ नाम लिख दिए हैं आपकी इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ें दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। आपको अगर पूछे तो ई डिजिटाइजेशन से हमने क्या क्या हासिल किया है, कौन कौन से फील्ड के अंदर हम जो हैं वो
हमने एंट्री या पेनिट्रेशन ली है। तो due to all these technological advances, a revolution has occurred, जो कि इसकी मिसाल दुनिया के अंदर और कहीं नहीं मिलती। Thank you very much. I have completed today's lecture in half an hour. अब आपके सवालात मैं लेता हूँ। वो हैं तो, लेकिन सारी अंग्रेजी लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो को खास चीज़ें आज एक्सप्लेन करने वाली नहीं थी, पहले मैंने कर दिया है। नेक्स्ट हमारा जो पेपर है, ये हमने 23 का समर किया था, तो अब विंटर 22 करेंगे। हम विंटर 22 करेंगे, फिर समर 22 करेंगे। हम इस तरीके से आप पीछे जाएंगे। तो मैं अब लेक्चर अपने तकरीबन कोई आधे घंटे में ही अब मुकम्मल किया करूँगा, और बाकी काम जो है वो हमारा वो पेपर सॉल्विंग के ऊपर होगा। आई डू होप कि आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें आज सीखी होंगी पेपर के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है वो अगला पेपर करेंगे, साथ अगला लेक्चर भी हम कर लेंगे। ये लेक्चर मैं आज ही आपको सेंड कर दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो कोई आपका बहुत ही ज़रूरी सवाल है तो कर लें, नहीं तो मेरा ख्याल है कि आपके 2-3 मिनट रह गए हैं। आपके इस्लामाबाद से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी मुझसे बात करना चाह रहे थे, तो मैंने उन्हें 9 बजे का टाइम दिया है। पेफा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं, जो कराची में बैठते हैं, ही वांट्स टू टॉक टू मी। तो मेरा ख्याल है कि आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, और अगले सेशन में सैटरडे को इंशाल्लाह हम मिलेंगे। हर रोज हम कोशिश करेंगे कि पेपर आपका सॉल्व करता जाऊं। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर पढ़ लीजिएगा। फैजुल्ला साहब, आई एम क्लोजिंग द सेशन।